बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन और शाइन होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की बेहतरीन टॉपिक्स, जो उसकी बेहतरीन बुक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसके पहले चैप्टर को डिस्कस करते आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बड़े ही एक अहम टॉपिक का डिस्कस किया था। वो टॉपिक आपका था कि मूविंग सिस्टम को बैलेंस किस तरह से रखा जाएगा। मूविंग सिस्टम के बैलेंस को रखने के बाद उसके टार्क को भी देखा जाता है। टार्क यानी वो फोर्स जो कि पॉइंटर को और उसके जो स्पेंडल है उसको हरकत करने पर, ज़ावियाई हरकत करने पर मजबूर करती है। तो टार्क और उसके जो मूविंग सिस्टम है उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके दरमियान एक जो अहमियत रखने वाली बात है वो उसका वज़न होता है। तो वज़न जो है वो एक आले का, एक इंस्ट्रूमेंट का जो है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में देख कर रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वज़न जो होगा आपके मूविंग सिस्टम का तो वो बहुत ज़्यादा रगड़ पैदा करता है। यानी ये बात हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हमारा जो टॉपिक है पहले चैप्टर के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले चैप्टर का एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक जो मैंने अभी चूज़ किया है, उसका जो नाम है आपके सामने मौजूद है कि टार्क टू वेट रेशो। यानी टार्क टू वेट रेशो जो है ये, इसका मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि टार्क और वेट के दरमियान जो रेशो है वो कितनी होनी चाहिए एक दुरुस्त इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करने में। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो जब इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में बेचती हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं और वो टेस्ट में अगर कामयाब हो जाता है तो फिर वो वर्किंग के लिए रेडी रहता है। तो इसके लिए वो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी, जो इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो आपको यहाँ पर टार्क टू वेट रेशो को भी मद्देनज़र रखते हुए एक दुरुस्तगी की हद बताती हैं कि अगर यहाँ तक अगर एक मीटर की दुरुस्तगी की हद है तो उसको एक फ़िक्स वैल्यू के साथ तकसीम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मीटर हमें इतने तक दुरुस्त रीडिंग फ्राहम कर सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो डायग्राम्स को मेंशन किया है आपके सामने मैंने। यानी ये आप देख रहे हैं, ये ज्यूल यानी ये वो बैरिंग है। बैरिंग के अंदर ये पिवटेड जो आपका स्पेंडल है, ये स्पेंडल है। इस स्पेंडल की वो नोक है जो बैरिंग के अंदर सुराख यानी ज्यूल होल के अंदर हरकत कर रहा है। लेकिन इसके हरकत करने की सिमत क्या है और इसके हरकत करने की सिमत क्या है, इन दोनों की डायग्राम में एक वाज़िह फ़र्क आपको नज़र आएगा जो कि टार्क टू वेट रेशो में बड़ी अहमियत रखता है। तो अब देखें, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वज़न में हल्के हैं लेकिन उनका अंदर से मूविंग सिस्टम वज़नी होता है। तो मूविंग सिस्टम वज़नी कैसे होता है? यानी कि फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ी से पॉइंटर को हरकत देने के लिए, यानी टार्क ज़्यादा हासिल करने के लिए हमें एक हैवी मूविंग सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है। वो किस तरह से कि उसकी जो एम्पेयर टर्न्स हैं, यानी ज़्यादा करंट गुजारेंगे तो ज़्यादा टार्क हासिल होगा। तो ज़्यादा करंट गुजारने के लिए हमें उसकी स्पेंडल, उसकी कॉइल फ्रेम के ऊपर ज़्यादा कॉइलें, मोटी कॉइलें जो है वो लपेटनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि उसके पूरे मूविंग सिस्टम का वज़न बढ़ जाएगा। तो वज़न बढ़ेगा तो इस तरह से इस स्पेंडल का वज़न भी बढ़ जाएगा और ये जो स्पेंडल है इसका वज़न बढ़ने से इसके बैरिंग के ये जो सुराख है, इस सुराख में इसकी ये जो नोक है, ये नोक जब वज़न ज़्यादा होने से हरकत करेगी तो इसके अंदर रगड़ पैदा करेगी, फ्रिक्शन पैदा करेगी, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो वो मीटर आहिस्ता आहिस्ता हमें दुरुस्त रीडिंग फ्राहम करना छोड़ देगा। उसकी वजह क्या होगी कि ये जो नोक है ये ज़्यादा वज़न से, ज़्यादा रगड़ की वजह से इस ज्यूल बैरिंग के इस सुराख को या तो बहुत ज़्यादा खुला कर देगी या एक तरफ हरकत करते हुए ये उसकी दूसरी साइड को डैमेज कर देगी, जिससे ये जो पॉइंटर और ये जो स्पेंडल है ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस रीडिंग फ्राहम नहीं होगी। जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि मूविंग सिस्टम का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारा जो टार्क टू वेट रेशो है कि मूविंग सिस्टम का वज़न मुनासिब हद तक रखा जाए ताकि जो उसकी जो स्पेंडल है उसकी हरकत और बैरिंग के दरमियान जो है वो रेशो को अच्छे तरीके से बरकरार रखा जा सके और दुरुस्त रीडिंग हमें हासिल हो और मूविंग सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से टार्क टू वेट रेशो जो है उसको मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स कंपनी और मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिहाज से मुख्तलिफ डिज़ाइन की जाती हैं।
तो इस वजह से आपके सामने यहाँ पर दो किस्म की जो है वो इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस मीटर के अंदर जीवल बैरिंग और स्पेंडल जो है वो रखा होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें अमूदन यानी वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल अमूद में, बिल्कुल सीध में जीवल बैरिंग के ये सुराख के अंदर इस जो पिवटेड, आपका पिवटेड से मुराद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिवटिंग का अमल वो अमल होता है जिसमें एक जो आपका जो सलाख है वो फिक्स तो हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो हरकत करने के लिए भी आज़ाद रहती है। तो इस अमल को हम कहते हैं पिवट। तो ये पिवट किया हुआ स्पेंडल जो है इस सुराख के अंदर अमूदन हरकत कर रहा है, ये उफ़की कर रहा है, ये अमूदन हरकत कर रहा है। तो दो किस्म की आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। इन दोनों में दुरुस्तगी की हद और टार्क टू वेट रेशो में फ़र्क मौजूद होगा, लाजमी तौर पर फ़र्क मौजूद होगा। उसकी वजह यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने, इसका सिर्फ एक साइड मसलसल जो है इस स्पेंडल की एक साइड जो है ना वो टच हो रही है, ठीक है जी, जिससे क्या नुकसान होगा कि ये जो जीवल बैरिंग है इसकी एक साइड ज़्यादा वज़न होने की वजह से और ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स होने की वजह से ये स्पेंडल इसकी एक साइड की तरफ ही हरकत करता रहेगा, जिससे इसकी एक साइड में घिसाव और रगड़ यानी फ्रिक्शन की कुव्वत ज़्यादा असरअंदाज होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अमूदन है। अमूदन में आप देखें कि क्या फ़ायदा हासिल होता है हमें कि ये जो पिवटेड आपका स्पेंडल है ये बिल्कुल सीधा अमूद में हरकत करेगा इस सुराख के। ये लेफ़्ट और राइट सेंटर में अगर हम इसको सही पोजीशन पर एडजस्ट कर देते हैं तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों सिमतों में बराबर हरकत करेगा। तो इसी वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी हैं वो इस पोजीशन की बजाय इस वर्टिकल यानी कि अमूद पोजीशन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वज़न जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसको बिल्कुल सीध में रखने की और सेंटर में रखने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होता है कि वज़न जो होता है वो नीचे की तरफ अमल करता है, तो ये पिवटेड जो स्पेंडल है ये भी इस तरफ ही ज़्यादा जो है वो हरकत करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से टार्क टू वेट रेशो का भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। टार्क यानी एक ऐसी पावर, ऐसी कुव्वत जो कि पॉइंटर को और स्पेंडल को हरकत करने पर मजबूर करती है, और वो टार्क किससे हासिल किया जाता है कि जब भी किसी मीटर में से करंट गुजरती है तो करंट्स की वजह से उसके अंदर मोशन फोर्स पैदा होती है, और वही मोशन फोर्स उसको वो टार्क कहलाती है। तो टार्क का और वेट का आपस में बहुत तल्लक है। तो बेहतरीन टार्क हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा करंट गुजारने के लिए हमें बहुत मोटी मोटी कॉइलें लगानी पड़ेंगी, जिससे मजमूई तौर पर पूरे इंस्ट्रूमेंट का वज़न, पूरे आले का वज़न बढ़ जाएगा। तो इस वजह से टार्क ज़्यादा हासिल होगा तो वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से वज़न ज़्यादा होने से हमें नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। वज़न ज़्यादा होगा तो उसका ये जो जीवल बैरिंग है उसमें रगड़ भी ज़्यादा होगी। जीवल बैरिंग के अंदर रगड़ ज़्यादा होने से उसमें घिसाव भी ज़्यादा होगा, जिससे इंस्ट्रूमेंट का अनबैलेंस्ड होने का ख़तरा होगा। तो इस वजह से हम एक नॉर्मल वज़न वाली कॉइल, नॉर्मल एक वेट और टार्क रेशो उसका जो है ना वो इंतखाब करते हैं, ताकि हमें बिल्कुल दुरुस्त वर्किंग से रीडिंग हासिल हो। आपके सामने दो पोजीशनों को हमने डिस्कस किया है। तो दोनों पोजीशनों में आप देखते हैं कि टार्क टू वेट रेशो क्या होनी चाहिए। तो बड़े मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज जो हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स को ईजाद करने वाले, जो बनाने वाले हैं, उनको प्रोडक्ट करने से पहले उनके अंदर मुख्तलिफ पोजीशनों के टेस्ट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो इन पोजीशनों में सबसे पहले उफ़की और फिर अमूदी दोनों को टेस्ट किया करने के बाद हमारे पास अमूदी जो है वो कामयाबी से काम सरअंजाम देती है। इस वजह से अमूदी पोजीशन में सबसे ज़्यादा मीटर्स को डिज़ाइन किया जाता है टार्क बेहतर हासिल करने के लिए। वज़न अगर ज़्यादा हो भी जाएगा तो उससे ये पिवटेड जो है, ये अमूदन स्पेंडल जो है वो वज़न ज़्यादा होने की वजह से ठीक तरह से काम सरअंजाम दे सकता है। तो ये जो टार्क और वेट रेशो क्या होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स इसको चूज़ करते हैं।
इसके लिए चूज़ करने के लिए एक वैल्यू एडजस्ट कर दी जाती है। मैन्युफैक्चरर्स ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर एक वैल्यू फिक्स कर दी 80 का हिस्सा, यानी ये आपके सामने है 80, यानी 80 एक हिस्सा उन्होंने चूज़ कर लिया जिसको किसी भी मीटर की दुरुस्तगी की हद के साथ डिवाइड करने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में टार्क और वेट रेशो क्या है। तो अमूमन आप ये ज़हन में रखिएगा कि एक अच्छे और बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको डिज़ाइन करने में सबसे अहम बात ये देखी जाती है कि उनका टार्क ज़्यादा हो और वज़न कम हो। वज़न कम होगा, टार्क अगर ज़्यादा हासिल होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट उनकी कारकर्दगी और उनकी एफिशिएंसी जो है वो बाकी उन इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होगी जिन इंस्ट्रूमेंट्स का वज़न ज़्यादा होता है, टार्क कम होता है। तो डेफिनेटली हमें कोशिश लाजमी तौर पर करनी पड़ती है कि टार्क और वेट इन दोनों की रेशो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होनी चाहिए, यानी वेट कम होना चाहिए हमेशा और टार्क ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होना चाहिए। तो इस वजह से ये दोनों पोजीशनों को हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वज़न ज़्यादा होने से टार्क हमें कम हासिल होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वज़न नीचे की तरफ उसको खींच रहा है और ये बिल्कुल उसकी सिमत में सिर्फ बैरंग के एक साइड को ही टच करती आ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ये घिसाव की कुव्वत यहाँ पर ये असरअंदाज हो रही है और इसके बाकी साइड जो है वो आज़ादाना हरकत करने के लिए मौजूद नहीं है। इस वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन की ताकत ज़्यादा हो रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से टार्क भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वज़न ज़्यादा होगा इस पोजीशन के अंदर तो हमें टार्क कम हासिल होगा। तो यहाँ पर पोजीशन हम देख लेते हैं कि इस पोजीशन में अगर इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद किए जाते हैं तो इस पोजीशन में जीवल बैरिंग के ऊपर बिल्कुल अमूद में उनके सुराख के अंदर इसके स्पेंडल को पिवट कर दिया जाए, तो अमूद के ऊपर अगर वज़न ज़्यादा होगा भी तब भी उसका टार्क जो है वो कुछ ना कुछ हमें हासिल होगा, उसमें मूविंग हरकत यानी कि मोशन हरकत पैदा होगी। तो इस वजह से ये जो पोजीशन है ये सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने दोनों पोजीशनों को मैंने बयान कर दिया है। तो दोनों पोजीशनों में हमें नुकसान किस में होता है? जिसमें वज़न ज़्यादा हो, टार्क कम हो। तो कोशिश क्या करनी चाहिए कि हमें वज़न कम करके टार्क को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना है। ये इंस्ट्रूमेंट्स के डिज़ाइन करने वाले मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट्रीज़ जो कि आपको इस असूल को अपनाकर जो है वो इंस्ट्रूमेंट फराहम करती हैं। तो यहाँ पर है टार्क टू वेट रेशो, उसका एक फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। वो क्या है कि फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग टार्क, यानी DT से यहाँ पर मुराद है डिफ्लेक्शन टार्क, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन टार्क जो है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ मूविंग पार्ट्स, यानी जो मूविंग सिस्टम है उसके वेट के साथ आप उसके जो टार्क को डिवाइड करते हैं तो आपके पास वो असल रेशो हासिल हो जाती है कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो पैमाइश करने की हद है वो क्या है। एक हिस्सा हमने फाइनल कर लिया इंटरनेशनल लेवल पर, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर एक हिस्सा फाइनल कर दिया जाता है जिसमें ये टार्क टू वेट रेशो उसका फार्मूला, इसको जनाब हमने देखना है कि टार्क की एक इंटरनेशनल जो वैल्यू वो हमने फिक्स कर ली, यानी एक जो हद है उसको फिक्स कर लिया, वो आपकी आ गई है 80 और उसकी जो वेट की रेशो आ गई वो आ गई 0.2। तो 80 और 0.2 को दुरुस्तगी की जो हद है उसकी वज़न की दुरुस्तगी की हद क्या है जी? 0.2 है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी दुरुस्तगी की हद क्या है? 0.2 है। तो उसको इंटरनेशनल वैल्यू 80 उसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 400। यानी हमें अंदाज़ा हो गया कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी दुरुस्तगी की हद 0.2 हो तो उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा टार्क और वेट रेशो होगी वो 400 होगी। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक और मिसाल की तरफ, यानी कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी हद कितनी है 1.5, तो 1.5 को हमने यानी 80 को 1.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हासिल होगी 50। तो हमें इससे अंदाज़ा होगा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी अगर हद 1.5 दुरुस्तगी की हद है तो उसकी टार्क टू वेट रेशो कितनी होनी चाहिए? जो है वो 50 होनी चाहिए। तो एक बात जहन में रखिएगा,
ये रेशो कभी भी जो है वो 20 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी ये आपके सामने मैंने बयान किया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके घूमने की हद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके टार्क की हद है, वो 20 से कम नहीं होगी इसकी किसी सूरत भी। अगर 20 से कम होगी तो हमें कभी भी दुरुस्त रीडिंग और कभी भी दुरुस्त वर्किंग हासिल नहीं होगी। तो ये आपकी यानी कि 450 से 30 भी अगर होगी तो भी काबिल कबूल होगी, लेकिन अगर 20 तक पहुंच जाती है तो ये ख़तरनाक सूरत होगी। 20 से अगर कम होगी तो तब इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता, जिसमें रेशो जो है वो 10 तक पहुंच जाती है। तो अल्लाह के फजल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस बेहतरीन टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। टार्क टू वेट रेशो जो है ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि एक जब आले को ईजाद किया जा रहा होता है, एक आले को बनाया जा रहा होता है, तो उसके मूविंग सिस्टम का वज़न बड़ी अहमियत रखता है। तो मूविंग सिस्टम का जो वज़न है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, ताकि हमें टार्क ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से हम उस मीटर से रीडिंग हासिल कर सकें। तो मैंने आपके सामने 2 पोजीशनों में बयान कर दिया है। एक पोजीशन आपके सामने है ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, ये उफ़क़ी और ये अमूदी। इन दोनों में जिस पोजीशन को फेवरेट करार दिया जाता है वो आपके सामने है ये वर्टिकल पोजीशन। इसमें जो है वो वज़न अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा भी तो तब भी इतना खासा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता ज़रूर है। वज़न ज़्यादा होने से हमेशा मूविंग सिस्टम जो है वो इस जीवल बैरिंग के सुराख के अंदर रगड़ पैदा करता है, जिससे नुकसान होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया जाए जिसकी टार्क टू वेट रेशो जो है वो जो है लाजमी तौर पर मुस्तकिल और बराबर मतवाजन हो, यानी वेट कम होना चाहिए और टार्क ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इंस्ट्रूमेंट्स की एफिशिएंसी कारकर्दगी में इजाफ़ा हो सके और आपकी कारकर्दगी में इजाफ़ा हो सके। थैंक यू सो मच जी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे और बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर को हम इंशाल्लाह अनकरीब जो कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पहले चैप्टर में आपके सारे चैप्टर्स की बेस हैं, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस रेशो को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।